नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू दुबे। जैसे कि आप हमारे कार्यक्रम में देखते हैं बोले तो नेताजी में हम एक नेताजी से रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह जी हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। और ये 4 बार विधायक रह चुके हैं और कई पार्टियों में भी रह चुके हैं, तो हम सीधे उनसे रूबरू होते हैं, कुछ बुंदेलखंड के भी सवाल करते हैं और कुछ उनके राजनीतिक। जी, स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। पहला तो यही कि कब से आपकी राजनीतिक जो है वो शुरू हुआ राजनीतिक करियर, और फिर क्या? मेरे पिताजी सेना में, भारतीय सेना में थे, किसान थे और राजनीति से हमारी परिवार का कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनका सपना था कि मेरा बेटा भी सेना में जाए, अधिकारी बने। लेकिन 1 मार्च 1976 में जब मैं 15.5 वर्ष से भी 1-2 महीने कम था, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद में राजनीति में मुझे प्रवेश करना पड़ा और मेरे पिताजी को आधा दर्जन भाषाएं आती थीं। मेरे दोनों बड़े भाई भी ग्रेजुएट हैं, लेकिन मैं इंटरमीडिएट के बाद पढ़ नहीं सका और बहुत कम उम्र में मैं केंद्रीय उपभोक्ता भंडार का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके ठीक 1 महीने बाद नगर पंचायत खरेला का मैं चेयरमैन चुन लिया गया और उसके 7 महीने बाद, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा मौदाहा क्षेत्र से विधानसभा में विधायक बन करके पहुंचा। पहला विधानसभा चुनाव मौदाहा से लड़ा आपने? हाँ, और 1991 में जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो मैं पहली बार विधायक बन करके गया। फिर वहाँ के महान मतदाताओं की मेरी पर बड़ी कृपा रही तो मैं वहाँ से 4 बार विधायक रहा। और अगर परिसीमन में मेरी विधानसभा मौदाहा समाप्त ना होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ जैसे बड़े दिल वाले महान मतदाता आपको देश के कोने में कहीं भी नहीं मिल सकते। पूरे देश में कोने कोने में आप छान लो। मैं जिस जाति से हूँ उस जाति के मतदाता भी वहाँ कम हैं। एक मुस्करा विकास खंड है, वहाँ तो एक आध गाँव छोड़ करके उस कोई हमारा कोई सजाति था ही नहीं। पर मैंने कभी जाति की या धर्म की उस तरह की राजनीति से सरोकार नहीं रखा और पत्थर नहीं लगाए, तुलादान नहीं कराया और माला नहीं हम लोग पहनते अपना, और केवल रात दिन लोगों के बीच में काम किया। और वहाँ ये लोगों की बड़ी कृपा रही कि फिर इसके बाद में जब मायावती जी थी ने मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया और मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी भी था। तो और भी तमाम प्रभारी मंत्री थे उस समय मेरे साथ, 3 थे, अंटू मिश्रा थे, रंगनाथ मिश्रा थे। लेकिन मैंने पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया 3 जिले छोड़ करके और लगभग नज़दीक से यहाँ के लोगों को भी जानने की कोशिश की गई। तो बाद में हम लोगों ने बुंदेलखंड इंसाफ सेना बना करके बुंदेलखंड पृथक राज्य की लड़ाई को धार देने का काम शुरू किया। 1 किलोमीटर लंबी नहर जो भगत बाबा के स्थान पर है, जिससे लरौंद गांव के लोग आज खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, वो इंसाफ सेना के कार्यकर्ताओं ने इस श्रमदान से बनाई। महोबा का मदन सागर जो 400 एकड़ में फैला है, बहुत बड़ी झील है, जिसका पानी आज भी पूरा महोबा शहर का आदमी पीता है। 20 लाख शासन से खर्च होने के बाद भी जलकुंभी वहाँ की हट नहीं पा रही थी। हम लोगों ने श्रमदान से वो पूरी जलकुंभी साफ की। कई हजार ट्रक लोगों ने वहाँ से जलकुंभी निकाली। 20 से ज़्यादा व्यायामशालाएँ, हर वर्ष 150 से ज़्यादा हर समाज और हर धर्म से संबंधित गरीब बेटियों की शादी, तमाम सर्दियों में बुजुर्गों के लिए कंबल, धोती। मेरे कहने का मतलब ये है कि बुंदेलखंड के लोगों में कितनी ऊर्जा है और कितनी उनमें शक्ति है। अगर हमारे क्षेत्र के जो राजनेता हैं वो उनकी महानता को समझें, उनकी ताकत को समझें, हनुमान की तरह उनके बल को याद दिलाई रखें, तो आज भी सबसे ज़्यादा ऊर्जावान, चरित्रवान, सिद्धांतवादी, स्वाभिमानी, परिश्रमी बुंदेलखंड के कोने कोने में मौजूद है। आपने बुंदेलखंड के यूपी को भी बहुत नज़दीक से देखा और बुंदेलखंड के एमपी को भी देखा। यहाँ भी आप लंबे समय से रह रहे हैं, यूपी में भी आप चुनाव लड़े। क्या आपने फिर भी बुंदेलखंड पिछड़ा है, आखिर ऐसा क्यों? हमेशा इंसान के अपने ही उसके सपने तोड़ते हैं। ये मैंने
अपना महसूस किया है। जी आप देखिए कि जब देश को आज़ादी मिली, जी आप पहले तो बुंदेलखंड को समझिए, बुंदेलखंड है क्या। ये महाराज छत्रसाल का बुंदेलखंड है, जी ये महारानी लक्ष्मीबाई का बुंदेलखंड है, ये झलकारी कोरी का बुंदेलखंड है, ये रानी दुर्गावती का बुंदेलखंड है, ये रामायण के रचयिता तुलसीदास जी का बुंदेलखंड है, ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का बुंदेलखंड है, ये हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का बुंदेलखंड है, जी ये विश्व विजयी पहलवान गामा का बुंदेलखंड है, जी ये इतिहासकार वृंदावन लाल वर्मा का बुंदेलखंड है। फिर इसके बाद जब देश को आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो दीवान शत्रुघ्न सिंह जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बीच में थे। स्वामी परमानंद जो काला पानी तक भेजे गए, अंग्रेजों से लड़े, वो हमारे बीच में थे। स्वामी ब्रह्मानंद हमारे बीच में थे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और देश को आज़ादी मिली। जी लेकिन आज़ादी के समय बांदा में एक कताई मिल चल रही थी जी कपड़े की, अंग्रेजों के समय जी झांसी में एक कताई मिल चल रही थी। आज़ादी की तुरंत बाद वो बंद हो गई। जी और जो हमारे पास संसाधन थे, आप ये समझ लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा किला जी क्षेत्रफल में कालिंजर का, वो बुंदेलखंड में है। खजुराहो जैसा विश्व का जाना माना पर्यटक स्थल बुंदेलखंड में है। चित्रकूट जैसा महान दुनिया का जाना माना बड़ा तीर्थ स्थान बुंदेलखंड में है। ओरछा बुंदेलखंड में है, चंदेरी बुंदेलखंड में है, जटाशंकर बुंदेलखंड में है, नैनागिरी द्रोणागिरी बुंदेलखंड में है। और बुंदेलखंड की बिजली से कानपुर पूरा चमचमा रहा, जो माता टीला में बाद में बनती है, पारिशा में बनती है, राजघाट में बनती है, पर यहाँ अंधेरा छाया हुआ है। महंगी बिजली दी जा रही है, डी क्वालिटी का हीरा यहाँ पर निकल रहा है, जो गोलकोंडा में है हमारे पास है। हमारे पास रेड ऑक्साइड है, हमारे पास आयरन ओर है, हमारे पास डोलोमाइट है, हमारे पास गौरा पत्थर है, हमारे पास कबरई में चले जाइए 600 से ज़्यादा क्रेशर के स्टोन प्लांट हैं। हमारे पास नदियों में सबसे अच्छी किस्म की बालू है, सबसे महंगी जंगल में आपको शीशम से लेके सागौन तक लकड़ी है। ललितपुर के बार में आप गए हो तो पूरा का पूरा चंदन का ही जंगल है। इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा गरीबी, भुखमरी और आत्महत्या हमारे यहाँ होती है। सबसे बेईमान जो अधिकारी होते हैं बुंदेलखंड में भेज दिए जाते हैं कि जाओ, इनको दंड के तौर पे भेजा जाता है। हमारे लोगों की सज्जनता और सिधाई का फ़ायदा उठाकर चारागाह की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज भी हमारे पास में कोई दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन और जब देश को आज़ादी मिली तो मुझे अपने राजाओं पर गर्व है। जब यहाँ के जागीरदारों पर, मैं आपको एग्रीमेंट की कापी देता हूँ, भी मेरे पास रखिए। उन्होंने तत्कालीन जो हमारे गृह मंत्री स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी, उनसे उन्होंने कहा कि राष्ट्र के व्यापक हित में हम अपने राज्य जो जागीरें आपको समर्पित कर रहे हैं। भाषा अलग है, हमारी समस्याएं अलग हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, इसलिए हमारे सभी राज्य और जागीरों को मिलकर के एक अलग राज्य बना दिया जाए, जिसके तहत विंध्य प्रदेश नाम का राज्य बना। नौगांव उसकी राजधानी बनी। स्वर्गीय कामता प्रसाद सक्सेना मुख्यमंत्री बने। अभी एक गढ़ी मलहरा की चौरसिया से उनका निधन हुआ 96 साल में, वो वहाँ कैबिनेट मंत्री रहे, बताया करते थे। फिर स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह मंत्री रहे। फिर बाद में राजनीतिक कारणों से उसको तोड़ करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इंसाफ सेना के माध्यम से हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के सब जगह धरने दिए। और जब मैं मंत्री था तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से अलग राज्य का प्रस्ताव पास करवा के हमने केंद्र सरकार के पास भिजवाया। और जब मैं दिल्ली में अपने बुंदेलखंडियों के बीच में दौरा कर रहा था, मेरा मन व्यथा से भर गया। मैं मायापुरी गया, मैं बसंत विहार गया, मैं कड़कड़डूमा गया, मैं तुगलकाबाद गया, मैं वजीराबाद एक्सटेंशन गया, मैं मीठापुरा गया, मैं अलीगांव गया, मैं नोएडा में भी वहाँ गया जहाँ हमारे लोग थे, गाजियाबाद में भी गया। गांव में भी उनका न तकदीर बदली न तस्वीर बदली। जिस तरह वो मलिन बस्तियों में उपेक्षा के शिकार होकर के रह रहे थे, उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति में वो राष्ट्रीय राजधानी की चकाचौंध से दूर हट करके जहाँ हमारे लोग रहते, देखिए वहाँ पशु भी नहीं रह सकता। मैं जो कर सकता था उस समय, जो साहब सिंह वर्मा या और तत्कालीन नेता थे, मैंने बात की कि 2 विधानसभाएँ ऐसी हैं जहाँ 45 से 50% बुंदेलखंड का वोटर है।
हम आपको जिता भी सकते, हरा भी सकते, थोड़ा थोड़ा उनको बुनियादी लाभ मिल रहा। तो अब अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो भोपाल इधर बहुत दूर है, लखनऊ उधर बहुत दूर है और दिल्ली भी बहुत दूर है। और इस वजह से जो हम लोग नारा देते हैं कि समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक ही संकल्प, एक ही विकल्प, खुशहाली का संदेश, बुंदेलखंड प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है और जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, यहाँ दोनों प्रदेशों के नेताओं ने क्या बुंदेलखंड के बारे में कम सोचा या फिर कम कार्य किया, इस वजह से ऐसी स्थिति है? मेरा अपना जो अनुभव है, बुंदेलखंड के नेता जब राजनीतिक बियाबान में खो जाते हैं, उनकी पहचान पर और साख पर संकट मंडराने लगता है, तो वो बुंदेलखंड का माला जपने लगते हैं, राज बनना चाहिए, राज बनना चाहिए। जैसे ही उनका पुनर्वास खत्म होता है और सत्ता उनको मिलती है, वो बुंदेलखंड को एक बुरे सपने की तरह भूल जाते हैं। अभी झांसी के लोग भूले नहीं होंगे कि राजनाथ सिंह, बहन उमा भारती जी, नितिन गडकरी जी ने छाती ठोक करके घोषणा की थी कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम अलग बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, और एक राज्य के लिए जो संसाधन चाहिए वो हमारे पास है। और इसके अलावा 77 सालों में अगर आप देखिए तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ लोगों को रोजगार के लिए आना चाहिए, यहाँ से हमारे लोग भाग रहे हैं। और इतने बड़े देश में और हमारे लोग विधानसभाओं में और लोकसभा में भी बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ सशक्त आवाज़ में हमारे यहाँ की जो समस्याएं उनको उठा नहीं पाते। मुझे बुंदेलखंड राज्य से एक बात तो समझने को मिली कि अभी भी हमारे यहाँ, मैं नागालैंड में भी गया हूँ, कोहिमा गया, दीमापुर गया, रूरल एरिया गांव देखे, मेघालय देखे, भैया मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि आज वो हमसे ज़्यादा विकसित है। वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, एक संस्कारित, शिक्षित। तो हमारे यहाँ ना तो शिक्षा का अच्छा हम लोग उपाय कर पाए, व्यवस्था कर पाए, ना चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था कर पाए, और इतनी मेहनती कौम को हम लोग कोई संरक्षण सहारा नहीं दे पाए। जो हाथ बाहर भटक रहे हैं उनको यहीं रह के काम करना चाहिए था। तो जब तक राजनीति के क्षेत्र में जाति के नाम पर नेता चुने जाएंगे, कमीशन खोर चुने जाएंगे, राजनीति को व्यवसाय और धंधा समझने वाले लोग चुने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम बुंदेलखंड वासियों को और भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। मैं तो आपके सामने कह सकता हूँ, चले जाइए, मैं जिस विधानसभा या जिस जिले में रहा, कोई माई का लाल बता दे। हमने जो शासकीय नौकरियां दी 100-200 लोगों को, सबको मुफ्त में दी। हर वर्ग, हर जाति के लोग थे, निर्धन लोग थे। कोई नहीं बता सकता कि हमने 1 रुपया लिया। निधि में कोई नहीं बता सकता, न ठेकों पट्टों में कोई नहीं बता सकता। 100-200 तो हम ठेकेदार बनाए होंगे। यहाँ एक लाइसेंस के लिए लोग झगड़ते हैं, 2-4 हज़ार लाइसेंस बनवाए हों, कोई 1 रुपया नहीं बता सकता। कहीं एक पत्थर नहीं हमारा मिल सकता। 17 से ज़्यादा नदियों में पुल बने हैं, क्योंकि ये जो पैसा आता है ये पूरे देश की जनता का है, जो टैक्स में जा रहा है। अब उसमें आप पत्थर लगा रहे हो, जो जिस विभाग का, डिपार्टमेंट का काम, वो दिखा रहा है कि साहब इतने का टेंट आया, इतने का लाउड स्पीकर आया, इतनी कुर्सियाँ आई, इतने के लंच पैकेट आए, इतने हमने बैंड वाले को दिए, इतने हमने कैमरे वाले को दिए। आप 2 लाख की सीसी बना रहे हो और उसमें जो उद्घाटन हो रहा है उसमें 60,000 रुपया जा रहा है। आप बड़े बड़े गेट बना रहे हो, मेरे पास ला एक प्रोजेक्ट की 10 लाख दीजिए, आपको गेट बना दूँ, क्यों बना दूँ? 10 लाख में हमने कहा कम से कम 28-30 हैंड पाइप लग जाएंगे। तो एक हैंड पाइप में कम से कम 20-25 परिवार पानी पिएगा। आप नोएडा, गाजियाबाद की तरह पहले बिल्डिंग है और विकास तो कर दो, तो उसमें वो भव्य दिव्य गेट अच्छे लगेंगे। तो जो राजनीति का तेजी के साथ जो, मैं साल में 2 बार जाता था पूरे विधानसभा में, आप पता कर लो, एक एक दरवाजे। और जो वहाँ पर लगभग 3.5 लाख, 4.25 लाख मतदाता थे, उनमें से मैं 3 लाख लोगों को नाम लेके बुला सकता हूँ। तो आज जरूरत है जमीन से जुड़े लोगों की। एसी लोगों ने पूरे देश का भूगोल बिगाड़ दिया। आप दिल्ली में बैठे हो और वहाँ से एयर कंडीशनर में बैठ करके आप यहाँ मरदौरा में क्या हो रहा है, पाणाझीर में क्या हो रहा है, बेनैदा में क्या हो रहा है, उसकी आप वो बना रहे हो, सूची तैयार कर रहे हो। किशनगढ़ में ब्लॉक में भी एक गाँव कर रही, मैंने देखा तो आप भरोसा मानिए, मेरी आंखें छलछला आई। पूरा आदिवासियों का गांव। मैंने पूछा यहाँ कितने आवास मिले, तो 1 आवास मिला। मतलब जो भूखा उसको आप खाना दे ही नहीं रहे हो, जिसका पेट भरा है
वो खा भी रहा है और आगे के लिए छुपा के रख भी रहा है। ये स्थिति देश के लिए अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो ये जो आर्थिक असंतुलन है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए शुभ नहीं है। बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड से बहुत नेता हुए, फिर भी आपने कहा कि जैसे पलायन हो रहा है यहाँ से यहाँ रोजगार नहीं है, जिस कारण युवा है जो और जो लोग हैं वो परेशान हैं। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए जब द्वापर युग खत्म हो रहा था, कलयुग का आगमन हो रहा था, तो वेद व्यास से पूछा महाराज राजा परीक्षित ने कि द्वापर की राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था में रिसीवर देख रहा हूँ, लेकिन कलयुग की क्या होगी, कैसी व्यवस्था होगी, कलयुग शायद मैं देख नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा संघे शक्ति कलयुग में। कलयुग में जिस समाज में संगठन होगा, शक्ति होगी, उस समाज को आगे बढ़ने का हक अधिकार मिलेगा। वो अपना भी विकास करेगा, जरूरत के समय पर पड़ोस में जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करेगा। आज हमारे साथ स्थिति है कि हमारे नेताओं ने स्वयं का विकास किया, पैसा कमाया, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। गांव में जो स्कूल हैं उनमें प्राथमिक शिक्षा के लिए टीचर नहीं आ रहे, वहां पर बाकी लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप 543 सांसदों की सूची मंगा ले तो मुझे नहीं लगता 2-4 को छोड़ के किसी का बेटा सेना में होगा। तो अब दूसरे का खून बह रहा है और हम उस पर अपना मेडल लटकाए घूम रहे हैं और अवार्ड ले रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में मैं रहा 20 साल बीजेपी में, मैंने कभी किसी एक मुसलमान के खिलाफ नहीं बोला। कोई नहीं बता सकता भाई हमारा काम मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना नहीं है। हमारा काम चमचमाती सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल, इसके अलावा अपना बिजली की व्यवस्था करना, संवेदनशील और अच्छी नौकरशाही को लाना, भ्रष्टाचार को रोकना, महंगाई पर कंट्रोल करना, और बराबर सतत जो ज़्यादा पिछड़ा व्यक्ति है समाज में, जो पीछे की कतार में खड़ा, उसको आगे कैसे लाया जा, उसके लिए एक स्पष्ट योजनाएं तैयार करना, शासन को अवगत कराना। आप अपने जितने यूपी एमपी के विधायक हैं सबका देख लीजिए, कितना ये विधानसभा में बोलते हैं। जो सांसद हैं उनका देख लीजिए, शून्यकाल में इन्होंने क्या पूछा, प्रश्नकाल में क्या बोला, नियम 56 में चर्चा, किसी में कुछ बोलते ही नहीं। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर आप अपनी बात नहीं रखोगे तो अब तो समय आ गया है कि जो आदमी व्यवसाय में उसको राजनीति नहीं करना चाहिए, जो अमीर आदमी उसको गरीब की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोध में वो हो ही नहीं सकता। जो अमीरी में पला है वो गरीबी को नहीं समझ सकता। जैसे मैं आज भी कभी शुरू से मैं एसी का प्रयोग नहीं करता, कूलर का नहीं करता, और सत्य बोलने से हम कभी परहेज नहीं करते। जीवन मेरा लड़ते लड़ते निकल गया, अनगिनत मुकदमे हमने लड़े होंगे, सब में मैं दोष मुक्त हुआ। तो ये आप सिनेमा देखते हो, मूवी में आता है 3 घंटे में कि एक कमजोर सा व्यक्ति शक्तिशाली विलेन को, खलनायक को परास्त कर देता है, पर सच्चाई में क्या हो रहा है, हकीकत की दुनिया में क्या हो रहा है? हकीकत की दुनिया में एक विलेन हजारों नायकों की जान ले रहा है। आज इस देश में जो उद्योगपतियों का, बड़े अपराधियों का, कुछ जो बड़े भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं और भ्रष्ट नेताओं का एक ऐसा काकस, ऐसा एक, और मीडिया का एक वर्ग उसमें शामिल, एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि जैसे अंग्रेजों के ज़माने में होता था, अगर किसी को उन्हें गोली मारना है तो पहले वो अपने जो पालतू लोग हैं उनमें प्रचार शुरू कर देते थे कि ये आदमी पागल हो गया है, ये आदमी विक्षिप्त हो गया है। इसके बाद में 100 में कोई गोरा अफसर निकलता था, वो ठग से गोली मार देता था। समाज में 2 तरह की चर्चाएं होती थी, हम गुलाम हैं, हमारी कोई आवाज़ नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है, भाई कोई भी मार दे। लेकिन दूसरी आवाज़ ये भी निकलती कि तुम्हें ठीक ठीक नहीं मालूम, यार वो पागल हो गया था, वो विक्षिप्त हो गया था। हो सकता है उसने गोरा अफसर से कोई बदतमीजी की हो या कोई इसलिए मार दिया हो, नहीं तो सड़क से निकल रहा, तुम लोगों क्यों नहीं मार दिया। आज इस देश के साथ यही हो रहा है। झूठ सत्य पर भारी है, दुष्प्रचार प्रचार की हत्या कर रहा है, अन्याय इंसाफ का गला घोट रहा है। अब कितने लोग गांव में आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, अधिकारी ये तक नहीं लिख के देते कि भूख से मरा। इसी कोरोना काल में कितने लोग सड़कों पर चलते चलते मर गए। क्या 1 मिनट के लिए किसी विधानसभा लोकसभा में उनके लिए शोक संदेश, या किसी ने 1 मिनट के लिए मौन रह करके उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना की? वो भी किसी माँ के बेटे थे, वो भी किसी बहन के भाई थे, वो भी किसी पिता के सपने थे,
और दूसरी तरफ जो कोटा बूंदी राजस्थान में बड़े घरों के लड़के पढ़ रहे थे, उनके लिए क्या हो रहा था? बस जा रही थी, हेलीकॉप्टर जा रहे थे और उनको लाया जा रहा था। तो संविधान में तो सबको समानता का अधिकार है, एक और जमीन पर कैसे आएगा? सवाल है हाँ। कि जातिगत जो अभी राजनीति चल रही है, आपने जातिगत राजनीति की बात कही, राजनीति जातिगत और धर्म के आधार पर जो आजकल राजनीति चल रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो आप जान लीजिए कि मैं प्राणायाम भी जानता हूँ, मैं त्राटक भी जानता हूँ, मैं मुद्राएं भी जानता हूँ, मैं जल स्तंभन विद्या भी जानता हूँ, और मैं कुंडली की साधना करता हूँ। और मैं यहाँ ईश्वर को साक्षी मान के कह सकता हूँ कि मैं 1-1 साल तक लगातार ब्रह्म चल रहा हूँ। धर्म का वास्तविक स्वरूप ढोंग, पाखंड और आडंबर नहीं है। दुनिया का कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को ना गाली देने के लिए बोलता है, ना उनके घर में आग लगाने के लिए बोलता है। ये धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। हम लोग तो सारे विश्व की कल्याण की कामना करते हैं, सनातन धर्म, और जन जन की कल्याण की बात करता है। तो आज जो बड़ी कठिन बात है, धर्म की जो नए व्याख्याकार, जो ठेकेदार पैदा हो गए, उसको आप इस तरह से देखिए ना, संत और कथावाचक में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल। तो जो एक संत है वो कभी तोड़ने की बात नहीं करेगा। भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हो सकता है हमारे आपके विचार ना मिलते हों, तो क्या हम आपको पुलिस से पकड़वा के जेल भिजवा दें? क्या पर हम झूठा मुकदमा लिखा दें? हमें आपकी बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए, और उसमें अगर कुछ ऐसी बात है जो मेरे सीखने लायक है तो सीखना चाहिए। मैं इंटर तक पढ़ा हूँ और मेरा बचपन गरीबी में गुजरा। अब भरोसा मानिए, मैं 24-24 घंटे पानी पी के रहा। पिताजी की हत्या के बाद मैंने हर तरह का प्रैक्टिकल में 2 बार पुलिस की लाठियां खाया। तो मैंने मीडिया का दुष्प्रचार भी देखा कि किस तरह से छवि बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो आज जो समस्या है वो ये है कि व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ाव खत्म हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और हम उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे। अभी आप देखिए कि कोरोना के समय 2 केला जिसने खिला दिया, उसने सोशल मीडिया में एक फोटो डाल दी कि महाराज कर्ण के बाद मैं ही सबसे बड़ा दानी हूँ। हमारे यहाँ पर एक प्रतिष्ठान है रोड के सामने, वहां पर प्रतिदिन 20 से 40 किलो का पोहा बनता था प्रतिदिन। और जो लोग निकल रहे थे, चूंकि ये बम्बई और वाली ये पूना वाली मुख्य सड़क है, उनको थोड़ा थोड़ा पोहा और 1-1 गिलास पानी दिया जा रहा था। कभी एक फोटो ना आपने देखी होगी। हमारे मन में यह था कि मेरा बचपन इन्हीं परिस्थितियों में गुजरा है। कड़कड़ाती सर्दी में भी एक जोड़ कपड़े पहन करके मैं रहा, मैं 24-48 घंटे पानी पी करके रहा। तो एक उनसे मेरा एक भावनात्मक रिश्ता था कि मैं भी इन्हीं स्थितियों से जी के निकला हूँ। आज मैं अगर किसी लायक हूँ तो मुझे आगे बढ़ करके उसमें हाथ बटाना चाहिए। लेकिन उसका कभी कोई प्रचार नहीं हुआ। तो हम बड़े धार्मिक आयोजन न करा के छोटे बच्चों को गोद ले लें, गरीबों के, उनको अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें, देश की प्रगति में योगदान दें।